हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं परिवर्तन का प्रबंधन। ठीक है, तो परिवर्तन का प्रबंधन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मैनेजमेंट ऑफ चेंज। तो इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, ये देखिए इसमें। तो इसका अर्थ यह है कि परिवर्तन का प्रबंधन वह व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्था के आंतरिक एवं बाह्य वातावरण के परिवर्तनों का अध्ययन कर संस्था की संरचना, तकनीकों, कार्यों तथा कर्मचारियों के व्यवहार तथा मूल्यों में आवश्यक परिवर्तन का व्यवस्थित प्रयास किया जाता है, ताकि संस्था को आगामी या भावी आघातों से बचाकर दीर्घकाल तक उसकी सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो परिवर्तन का प्रबंधन होता है इसमें क्या होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि जो भी संगठन होता है, अब वह चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उसमें उसकी संरचना में, उसके बाद उसकी टेक्नोलॉजी में, उसके कार्य में और जो कर्मचारियों के व्यवहार हैं, इन सभी में आवश्यक परिवर्तन करना जरूरी होता है। तो इसी में जब परिवर्तन किया जाता है तो इसी को क्या कहा जाता है? परिवर्तन का प्रबंधन कहते हैं। इसके बाद फिर जो परिवर्तन का प्रबंधन होता है इसको एक नाम से और जाना जाता है, जो आपको ध्यान रखना है, संगठनात्मक परिवर्तन। ठीक है, मतलब जब संगठन में परिवर्तन किया जाएगा तो उसी को परिवर्तन का प्रबंधन कहते हैं। तो अब चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो परिवर्तन सब में करना पड़ता है वर्तमान दौर को देखते हुए। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे, तो आगे इसमें देखिए कि परिवर्तन के प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। तो परिवर्तन के प्रबंधन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो इसमें देखिए, तो परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है बाह्य तत्व। ठीक है, तो बाह्य तत्व के अंतर्गत किसको किसको रखा जाता है? तो पहला इसमें आता है राजनीतिक तथा वैधानिक परिस्थितियां। ठीक है, ये इसका पहला बाह्य तत्व है। बाह्य मतलब बाहरी तत्व। तो इसका अर्थ क्या होता है ये देखिए इसमें, तो सरकार की औद्योगिक नीति, इसके बाद फिर लाइसेंसिंग नीति, आयात निर्यात नीति, वित्तीय नीति आदि का व्यवसाय पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और सरकार के द्वारा बनाए गए आर्थिक, व्यापारिक एवं औद्योगिक कानूनों आदि का व्यवसायिक संस्थाओं का पालन करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद फिर सभी नीतियां, नियम और कानून में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्रबंधकों का अपनी संस्थाओं में भी कई परिवर्तन करने पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें दूसरा। तो दूसरा इसका बाह्य तत्व यह होता है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां। तो सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के चलते भी परिवर्तन करना पड़ता है। तो देखिए इसमें, तो सामाजिक मूल्यों, रीति रिवाजों, परंपराओं में परिवर्तन, लोगों के रहन सहन, खान पान में परिवर्तन, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन, रूढ़ियों, छुआछूत, सामाजिक जागरूकता के कारण व्यावसायिक प्रबंधकों को अपनी संस्था की नीतियों, कार्य प्रणालियों, नियम, परंपराओं, उत्पादों, तकनीकों आदि में परिवर्तन करना पड़ता है। आ रहा समझ में? तो जो सामाजिक संस्कृतियां, सामाजिक एवं जो सांस्कृतिक परिस्थितियां होती है इसके चलते भी परिवर्तन करना पड़ता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है आर्थिक परिस्थितियां। तो इसमें क्या होता है? तो विनियोजकों का विश्वास, लोगों की बचत करने की क्षमता, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, ब्याज की दर, मूल्य वृद्धि दर, उपभोक्ता ऋण सुविधाएं, फिर मुद्रा का अवमूल्य, अर्थव्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय साख, आधारभूत संसाधनों की उपलब्धता आदि सभी संस्था के बाह्य वातावरण की आर्थिक परिस्थितियां भी होती है जिसके कारण परिवर्तन करना पड़ता है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला आ जाता है इसमें जनसंख्या। तो जनसंख्या, इससे व्यावसायिक संस्था सर्वाधिक रूप से प्रभावित होती है। ठीक है, तो जितनी व्यावसायिक संस्थाएं होती हैं तो जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जाएगी उसके अनुसार परिवर्तन भी करना पड़ेगा, उसके अनुसार परिवर्तन आवश्यक है। तो जनसंख्या उपभोक्ता एवं कर्मचारियों के रूप में प्रत्येक संस्था को प्रभावित करती है। उपभोक्ताओं की रुचि क्या है, फिर उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी आदतें किस प्रकार की हैं, आयु आदि में परिवर्तन से व्यावसायिक संस्था प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है जिसके कारण संगठन में परिवर्तन करना पड़ता है। तो ये बाहरी तत्व में ध्यान रखना। फिर इसके बाद में
अगला आ जाता है कि संस्थाओं का बढ़ता हुआ आकार। तो वर्तमान युग में व्यावसायिक संस्थाओं का आकार भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और विशिष्टीकरण के कारण तकनीकी जटिलता भी बढ़ रही है। इसके बाद फिर इसी कारण संस्था के सभी विभागों की जो अंतर्निर्भरता है, तो अंतर्निर्भरता भी इनकी बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि संस्थाओं का आकार बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो भी संस्थाएं हैं और जो भी विभाग होते हैं, इनके बीच में अंतर्निर्भरता बढ़ती जा रही है। मतलब एक दूसरे पर इनकी जो परस्पर निर्भरता है, यह भी बढ़ती जा रही है और सभी व्यक्तियों एवं विभागों के बीच अधिक समूह भावना एवं समन्वय की आवश्यकता भी पड़ने लगी है। और ऐसे स्थिति में प्रबंधकों को भी अपनी नीतियों, कार्यप्रणालियों एवं सांगठनिक संरचना में परिवर्तन करना पड़ता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है, इसमें देखिए, तो अगला आता है पारिस्थितिकी पर्यावरण। तो वर्तमान युग में भौतिक वातावरण में असंतुलन का खतरा बढ़ गया है। ठीक है, तो अब संस्थाओं का जल, ठीक है, तो संस्थाओं का जल, ध्वनि आदि के प्रदूषण के प्रति सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है। और कई संस्थाओं को अब अपने उत्पादन प्रक्रिया तथा उपयोग की जाने वाली सामग्री पर भी परिवर्तन करना पड़ रहा है, ताकि प्रदूषण का समाधान किया जा सके या प्रदूषण का नियंत्रण किया जा सके। तो पारिस्थितिकी पर्यावरण भी इसको प्रभावित करता है। फिर इसके बाद में औद्योगिकरण की नीति। तो औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है? तो जैसे हम देखते हैं कि आज वर्तमान में उद्योगों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसके कारण भी परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए, इसमें औद्योगिकरण के कारण उपभोक्ताओं की रुचियां एवं आवश्यकताओं में परिवर्तन हो रहा है। तो दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो जो उपभोक्ता होते हैं उनकी भी रुचियों में परिवर्तन हो रहा है, उनकी आवश्यकताओं में परिवर्तन हो रहा है, कर्मचारियों का व्यवहार बदल रहा है। फलतः प्रत्येक संगठन में कुछ न कुछ परिवर्तन आवश्यक हो ही जाता है, इसलिए संगठन में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। इसके बाद अगला जाता है प्रतिस्पर्धा। तो धीरे धीरे बाजार क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय होते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि जितने भी बाजार हैं, सब ये धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय होते जा रहे हैं। मतलब एक देश का सामान, जैसे हमारे भारत के जो बाजार होते हैं, तो भारत में जो भी सामान उपलब्ध है वह विभिन्न देशों में, तो विश्व के विभिन्न देशों में उसे पहुंचाया जा रहा है। और इस विस्तृत बाजार में, तो या इस विस्तृत बाजार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और जब प्रतिस्पर्धा दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, तो फिर इसमें परिवर्तन भी करना जरूरी होगा। अगर पुराने तरीके पर हम काम करते रहेंगे, तो वह संगठन ज़्यादा सफल नहीं रह पाएगा। तो अतः प्रबंधकों को बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति को ध्यान में रखकर भी अनेक परिवर्तन करने पड़ते हैं। फिर इसके बाद में अगला देखिए, इसमें पूंजी बाजार की दशाएं। तो पूंजी बाजार अंतर्राष्ट्रीय हो गया है और प्रतिभूतियों के निर्गमन, उनके मूल्य में उतार चढ़ाव आदि के नियमन की नई व्यवस्थाएं की जा रही है, जिनका प्रभाव संगठन एवं उसकी कार्य प्रणालियों पर पड़ता है। अतः जो संगठन होता है, तो संगठन में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण। अब यहाँ पर उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? तो उदारीकरण को इंग्लिश में लिबराइजेशन कहते हैं और इसका अर्थ होता है कि जो नियम कानून होते हैं उनको शिथिल बनाना। ठीक है, थोड़े उदार प्रवृत्ति के बनाना नियमों को, कानूनों को, तो उसे कहते हैं उदारीकरण। फिर भूमंडलीकरण क्या होता है? तो भूमंडलीकरण को ही वैश्वीकरण, विश्वव्यापीकरण इसको कहते हैं। इंग्लिश में इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि किसी भी देश का व्यापारी किसी भी देश में जाकर व्यापार कर सकता है, तो इसे हम भूमंडलीकरण कहते हैं। तो वर्तमान युग में, ठीक है, तो जो वर्तमान युग होता है, तो वर्तमान युग उदारीकरण और भूमंडलीकरण का युग है और सभी देश इसी की दिशा में लगातार दौड़ लगा रहे हैं। सब में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है उदारीकरण और भूमंडलीकरण के कारण। ठीक है, और इसके चलते संगठन भी प्रभावित होते हैं और संगठन में परिवर्तन करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए आगे, तो परिवर्तन के प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कुछ आंतरिक तत्व होते हैं या कुछ आंतरिक कारक होते हैं। अभी हमने जो आपको बताया है, ये क्या थे?
तो ये परिवर्तन के प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कुछ बाहरी तत्व थे। ठीक है, अब है आंतरिक तत्व। तो आंतरिक तत्व मतलब संगठन के अंदर कुछ कारक प्रभावित करते हैं। तो देखिए इसमें ऐसा पहला कारक या ऐसा पहला तत्व होता है कार्यों की प्रकृति में परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो तकनीकी परिवर्तनों के कारण न केवल यंत्रों एवं उपकरणों में परिवर्तन हुआ है, बल्कि जो कार्य पहले हाथ से करने पड़ते थे वे सारे काम आज मशीन के द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में कार्यों की प्रकृति से भी, जो कार्यों की प्रकृति है उसमें भी परिवर्तन आया है, जिसके कारण अब परिवर्तन हमें करना पड़ रहा है संगठन में। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कर्मचारियों तथा प्रबंधकों में परिवर्तन। ठीक है, तो जो भी कर्मचारी है मतलब काम करने वाले हैं, जो प्रबंधक है, उसमें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो क्यों है, तो देखिए संस्था या संगठन में प्रबंधकों एवं कर्मचारियों में परिवर्तन होता ही रहता है। कभी तकनीकी परिवर्तन के कारण संस्था में नए प्रबंधकों तथा कर्मचारियों की भर्ती करनी पड़ती है। तो कई बार क्या होता है, जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती है, अब जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके अनुसार भी भर्ती करना पड़ता है कार्मिकों को या कर्मचारियों को। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि पहले हमारे भारत के संगठन में चाहे प्राइवेट हो चाहे और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, चाहे निजी संगठन हो चाहे सरकारी संगठन हो, तो पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, क्योंकि पुराने ज़माने में ये सॉफ्टवेयर का काम होता ही नहीं था, सारे काम हाथ से होते थे। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर का ज़माना आया, जैसे जैसे सूचना प्रौद्योगिकी का समय आया, तो अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भर्ती करना पड़ता है। तो ऐसा हम देखते हैं कि जब जब तकनीकी परिवर्तन होता है तब तब संस्था में नए प्रबंधकों का या फिर नए कर्मचारियों का या नए कार्मिकों का अपॉइंटमेंट करना पड़ता है या उनकी भर्ती करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में अगला देखिए, अगला इसमें आ जाता है लाभ भागीदारी की व्यवस्था। तो अब संस्थाओं में कर्मचारियों अधिकारियों के साथ लाभ भागीता या लाभ भागीदारी भी बढ़ रही है और ऐसे में संगठनात्मक परिवर्तन आवश्यक हो गया है, मतलब अवश्यंभावी हो गया है। अवश्यंभावी मतलब जो अवश्य होने वाला है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है जड़ता की स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए भी परिवर्तन करना जरूरी होता है। तो कई बार क्या होता है कि पुराने समय से अगर संगठन में एक ही प्रकार का कार्य होता जा रहा है तो वह क्या हो जाता है, जड़ता की स्थिति में वह कार्य पहुंच जाता है। तो समय के अनुसार उसमें भी परिवर्तन करना जरूरी होता है। तो कभी कभी संस्थाओं में प्रबंधक इसलिए भी परिवर्तन करते हैं ताकि संस्था तथा कर्मचारियों में जड़ता की स्थिति उत्पन्न न हो सके। अगर जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसमें संगठन को नुकसान होता है। ठीक है, इसलिए परिवर्तन करना जरूरी होता है। अगला आता है सामरिक नियोजन। तो कई संस्थाएं सामरिक या अपने रणनीतिक नियोजन करने लगी है और इसके कारण भी संगठन में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें अगला आ जाता है परिवर्तन के प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कुछ तकनीकी कारण। तो जो परिवर्तन के प्रबंधन की हम बात कर रहे हैं, अब वह चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे सरकारी संगठन हो। ठीक है, तो इन दोनों को ही कुछ प्रभावित करने वाले कारण हैं। तो देखिए इसमें तकनीकी कारणों में पहला कारण यह आता है कि कार्यालय प्रबंध के लिए नवीन स्वचालित यंत्रों का विकास करना। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आज सरकारी कार्यालय हो चाहे कोई भी निजी कार्यालय हो तो उसको मैनेज करने के लिए कुछ स्वचालित यंत्रों का विकास किया जा रहा है या स्वचालित यंत्रों का उसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि जब कोई भी कर्मचारी ऑफिस में एंटर करता है, ठीक है, तो जब इंटर करेगा तो बायोमेट्रिक मशीन लगी रहती है, तो उसमें उसका थंब इम्प्रेशन लगाया जाता है ताकि पता रहे कि कर्मचारी कितने बजे आया था। फिर जब वह घर जाता है तो आउट गोइंग टाइम भी उसमें सेव हो जाता है कि कब यह गया था, तो इससे पता चलता है कि कौन टाइम से आ रहा है कौन टाइम से जा रहा है। फिर इसके बाद में और ऐसे अपन देखते हैं कि आजकल जो भी बैंक होते हैं तो उसमें नोट गिनने के लिए मशीन कार्य कर रही है। ठीक है, इसके अलावा और भी ऐसे बहुत से तकनीकी उपकरण होते हैं जिनसे ऑटोमेटिक कार्य किया जाने लगा है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास से सूचनाएं त्वरित गति से प्राप्त होती हैं।
तो आज हम देखते हैं कि कोई भी सूचना आपको चाहिए तो सारी सूचना आपको ऑनलाइन मिल जाती है इस सूचना प्रौद्योगिकी के समय में। तो जैसे हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, तो वैसे हम देखते हैं कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाती है। अब इसके लिए आपको बार बार किसी ऑफिस का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि नए प्रकार के कच्चे माल, जिसको पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं, इसका उपयोग किया जाने लगा है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि शक्ति के नवीन संसाधनों का विकास एवं उसका प्रचलन बढ़ा है, जिसके कारण ये प्रभावित होते हैं हमारे जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि नवीन यंत्रों का विकास, उत्पादन प्रक्रिया में स्वचालित यंत्रों का उपयोग किया जाने लगा है। तो आज हम देखते हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, सब में नई नई मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे उत्पादन प्रक्रिया में अंतर आ रहा है, मतलब उत्पादन इसमें तेजी से बढ़ता जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्वचालित यंत्रों का मतलब जो ऑटोमेटिक मशीन होती है, उनका प्रयोग किया जा रहा है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि कंप्यूटरीकृत उत्पादन नियंत्रण प्रक्रिया का प्रचलन। तो इसमें हम देखते हैं कि जो भी उत्पादन किया जा रहा है, तो उसका नियंत्रण अब किसके माध्यम से किया जा रहा है? कंप्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है रोबोट का उपयोग किया जाने लगा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अब रोबोट का उपयोग किया जाने लगा है। तो जो काम पहले व्यक्ति कर रहा था, अब वह कार्य रोबोट कर रहा है। इसके बाद फिर वर्तमान कुछ परिवर्तनों का प्रभाव निरंतर रहता है, और इसलिए एक बार परिवर्तन करने के बाद लगातार या निरंतर परिवर्तन करना पड़ता है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि नए सूचना एवं परिवहन संसाधनों का विकास भी हो रहा है। ठीक है, तो सूचना के क्षेत्र में नए नए संसाधनों का विकास हो रहा है, परिवहन के साधनों में नए नए संसाधनों का विकास हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे कारक हैं जो परिवर्तन के प्रबंधन को प्रभावित करते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परिवर्तन के प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो ये सारे कारक आपको लिखने होंगे। अब इसके बाद आगे देखिए परिवर्तन प्रबंधन की नियोजित प्रक्रिया। अब देखिए इसमें तो परिवर्तन के कारणों को जानना। तो परिवर्तन प्रबंधन की नियोजित प्रक्रिया में पहला पॉइंट आता है कि परिवर्तन के कारणों को जानना। ठीक है, तो परिवर्तन के कारण क्या है, इसको जानना जरूरी होता है। तो किसी भी संस्था में परिवर्तन की आवश्यकता किन्हीं विशेष कारणों से ही उत्पन्न होती है। अतः प्रबंधक को सर्वप्रथम उन कारणों का पता लगाना पड़ेगा जिनके कारण संस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है। और ये कारण कौन कौन से हैं? तो ये कारण में पहला कारण आता है आंतरिक कारण, दूसरा होता है बाह्य कारण, तीसरा होता है तकनीकी कारण। ठीक है, तो ये 3 कारण होते हैं जिसकी वजह से संस्था में या किसी भी संगठन में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। अब आंतरिक कारण क्या है, बाह्य कारण क्या है, तकनीकी कारण क्या है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आंतरिक कारण मतलब संगठन के अंदर, बाह्य कारण संगठन के बाहर, तकनीकी कारण मतलब जो मशीनों का उपयोग कर रहे हैं, ढेर सारे जो मशीनी उपकरण होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो ये 3 कारण होते हैं जिसकी वजह से किसी भी संगठन में परिवर्तन करना जरूरी होता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है प्रतिरोध का निवारण करना। मतलब संगठन के कार्मिकों के द्वारा जब विरोध किया जाता है तो उसका समाधान क्या हो, ठीक है, उसका निवारण क्या हो, तो ये इसमें करना होता है। देखिए, तो इसमें परिवर्तन का लगभग परिस्थितियों में, ज़्यादातर परिस्थितियों में विरोध किया जाता है, क्योंकि जब भी नवाचार की बात होती है, जब भी परिवर्तन की बात होती है, तो चाहे वह प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, इसका विरोध होता ही है। ठीक है, तो प्रतिरोध होता है या विरोध होता है, यह कई कारणों से होता है, किंतु कुशल प्रबंधक इन सभी प्रतिरोधों का निवारण करके परिवर्तनों को लागू करने में सफल हो जाता है। फिर इसके बाद में अगला आता है परिवर्तन की योजना का निर्माण। तो परिवर्तन की योजना का निर्माण कैसे हो, तो देखिए इसमें तो परिवर्तन के कारणों तथा परिवर्तनों को प्रभावित करने वाली शक्तियों को ध्यान में रखते हुए ही प्रबंधकों को योजना बनाना चाहिए। जैसे संगठन संरचना में परिवर्तन करना,
ठीक है, मतलब जो संगठन की संरचना है उसमें परिवर्तन कैसे हो, ये प्रबंधकों को एक योजना के तहत परिवर्तन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद में दूसरा है तकनीक परिवर्तन, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कैसा परिवर्तन हो। तीसरा है कर्मचारियों में परिवर्तन, तो जो भी कार्मिक होते हैं, कर्मचारी होते हैं, इनमें परिवर्तन किस प्रकार से किया जाए, यह प्रबंधकों को ध्यान रखना होता है। पहले इसके लिए योजना बनानी पड़ती है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि परिवर्तनकारी शक्तियों का विश्लेषण करना। तो किसी भी संस्था में दो शक्तियां कार्य करती हैं, कोई सा भी संगठन हो, एक प्रेरक शक्ति काम करती है और दूसरी इसमें प्रतिरोधक शक्तियां काम करती है। मतलब कि जो भी संगठन होता है तो संगठन में कार्मिक हमेशा प्रेरक नहीं होते और हमेशा विरोधक भी नहीं होते, मतलब प्रतिरोधक भी नहीं होते। तो संगठन में कुछ विरोध करने वाले होते हैं तो कुछ अभिप्रेरित करने वाले भी होते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार की शक्तियां संगठन में पाई जाती है, तो इनका विश्लेषण प्रबंधकों को करना पड़ता है। अतः परिवर्तन की योजना बनाने तथा इसे लागू करने के पूर्व इन दोनों ही शक्तियों की पहचान करना पड़ता है और प्रेरक शक्तियों के अनुकूल परिवर्तन लागू कर प्रतिरोध को कम करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, इसमें परिवर्तनों को लागू करना, ठीक है, तो परिवर्तनों को लागू करना इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए कि जब कर्मचारी परिवर्तनों के लिए तैयार हो जाते हैं तो ही परिवर्तनों को लागू करना चाहिए और इसके लिए जो प्रशिक्षित प्रबंधक होते हैं उनकी सेवाएं लेनी चाहिए। इसके बाद फिर अगला आ जाता है परिवर्तन का मूल्यांकन या उसका अनुगमन करना। तो परिवर्तन लागू करने के बाद उसके प्रभावों का मूल्यांकन करना जरूरी होता है और यदि परिवर्तन के क्रियान्वयन में कोई कमी दिखाई देती है या उससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं तो प्रबंधक को आवश्यक कदम उठाना चाहिए। इसके बाद फिर अगला आ जाता है लोगों को परिवर्तन हेतु तैयार करना। तो परिवर्तन की योजना बनाने के बाद लोगों को परिवर्तन के लिए तैयार करना चाहिए और इसके लिए लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि उनका वर्तमान व्यवहार या कार्य प्रणाली अच्छी नहीं है या अप्रभावी है तथा उन्हें नई कार्य प्रणाली को सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए आगे, तो अगला आ जाता है इसमें परिवर्तन प्रबंधन के प्रतिरोध या विरोध के कारक। वे कौन कौन से कारण हैं जो परिवर्तन प्रबंधन का विरोध करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए तो परिवर्तनों का प्रतिरोध या परिवर्तनों का विरोध कभी कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है तो कभी प्रबंधक वर्ग के द्वारा भी इसका विरोध किया जाता है। तो ऐसे विरोध को या ऐसे प्रतिरोध को दो वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए इसमें पहला वर्ग आता है कर्मचारियों के द्वारा प्रतिरोध करने के कारण। तो कर्मचारी क्यों प्रतिरोध करते हैं, क्यों विरोध करते हैं, तो देखिए इसमें पहला कारण आता है अधिक नियंत्रण। तो जब कभी भी परिवर्तन लागू किया जाता है तो अधिकारी अपने अधीनस्थों के कार्य बारीकी से निरीक्षण करता है एवं उन पर नियंत्रण ज्यादा रखता है, जिसके कारण जो कार्मिक होता है या अधीनस्थ होता है तो वह परिवर्तन का विरोध करता है। फिर इसके बाद में दूसरा आता है अनिश्चितता का भय। तो कर्मचारियों में परिवर्तनों की सफलता के प्रति अनिश्चितता का भय होता है। ठीक है, उनका यह मानना होता है कि जिस परिवर्तन को लागू किया गया है तो इस परिवर्तन में हम लोग सफल होंगे या नहीं होंगे। तो जब उनको कार्यों में विश्वास नहीं होता है तो जिसके कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कई जोखिम का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए भी फिर क्या होता है कि कर्मचारी इसका विरोध करता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है आपसी सहसंबंधों या आपसी संबंधों के बिगड़ने का भय। तो इसमें देखिए क्या होता है कि संस्था में अधिकारियों, अधीनस्थों एवं कर्मचारियों में परस्पर संबंधों का विकास हो जाता है, किंतु किसी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इस संबंध को तोड़ना पड़ता है और कर्मचारियों को इसको तोड़ने में कष्ट होता है। तो किसी भी व्यक्ति को नई स्थिति में नए संबंध बनाने में भय लगता है, जिस कारण से ये कर्मचारी लोग इसका विरोध करते हैं। फिर इसके बाद में अगला आता है आर्थिक हानि का भय। ठीक है, तो कोई भी परिवर्तन जिससे कर्मचारियों की आय में कटौती होती है या कटौती की संभावना होती है तो उसका ये लोग विरोध करते हैं और इसी कारण वे नई जो भी नीतियां होती है या कोई भी नया परिवर्तन होता है जिसमें स्वचालित यंत्रों, कंप्यूटर आदि का विरोध करते हैं।
तो पहले आपने देखा होगा कि किसी कार्यालय में 50-50 कर्मचारी कार्य करते थे, लेकिन अब कंप्यूटर के आने से उन 50 कर्मचारियों के स्थान पर 10 कार्मिकों को सिर्फ रखा जाता है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि कार्मिकों की संख्या में कटौती की गई और फिर उनकी आय में भी कटौती होती है। तो इसका जब उन्हें भय सताता है तो वो लोग इसका विरोध करते हैं। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है असुविधा। तो कर्मचारी उन सभी परिवर्तनों का भी विरोध करते हैं जिनसे उनका जीवन एवं कार्य प्रणाली असुविधाजनक होने की आशंका होती है। अतः व्यक्तिगत असुविधा एवं कठिनाइयों के भय के कारण लोग परिवर्तनों का विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर आदतें। तो आदतें, इसका मतलब क्या हो जाता है कि कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जो आदतन नई बातों को सीखना नहीं चाहते और न ही किसी नई परिवर्तन को अपनाना चाहते हैं, और ऐसे कर्मचारी किसी भी प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं और किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करते हैं। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है बड़े परिवर्तनों का संदेह। तो कभी कभी कर्मचारियों को यह शंका रहती है कि कोई एक विशेष परिवर्तन अकेला नहीं होता, बल्कि इसके साथ में बड़े बड़े परिवर्तन भी किए जाते हैं, और इस परिवर्तन को ये बड़ी परिवर्तनों का संकेत समझते हैं। इस कारण से अगर छोटा सा भी परिवर्तन होगा तो वे लोग उसका विरोध शुरू कर देते हैं। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कार्यभार में वृद्धि। तो कर्मचारी परिवर्तनों का विरोध इसलिए करते हैं कि जैसे ही परिवर्तन होगा तो हो सकता है कि उन पर कार्य का बोझ और अधिक बढ़ जाएगा या पहले की तुलना में और ज़्यादा कार्य उन्हें करना पड़ेगा। इसके बाद फिर अगला आता है परिवर्तनों को स्वीकार करने की क्षमता का अभाव। तो कुछ लोगों में परिवर्तन को स्वीकार करने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती या बहुत कम होती है, और ऐसे लोग हमेशा परिवर्तनों का विरोध करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला आ जाता है प्रबंधकों के द्वारा प्रतिरोध करने के कारण। कभी कभी क्या होता है कि संगठन में कुछ प्रबंधक भी होते हैं जो परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो देखिए प्रबंधकों के द्वारा विरोध क्यों किया जाता है। तो पहला कारण यह है कि अवांछनीय या अव्यावहारिक परिवर्तन। तो कभी कभी कुछ परिवर्तन सैद्धांतिक रूप से अच्छे होते हैं किंतु संस्था की दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होते। तो जो अवांछनीय परिवर्तन होते हैं और इन्हें जब लागू किया जाता है तो संस्था के प्रबंधक इसका विरोध करते हैं। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है विशेषज्ञों का असहयोग। तो कभी कभी परिवर्तनों के लिए विशेषज्ञों का आवश्यक सहयोग नहीं मिल पाता है, जिसके कारण विरोध होता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है संसाधनों का अंतरण। तो कभी कभी परिवर्तनों के लिए विभाग से संसाधनों को दूसरे विभाग में हस्तांतरित किया जाता है या अंतरित किया जाता है, परंतु कई विभाग अपने संसाधन दूसरे को देने को तैयार नहीं होते और परिवर्तन असंभव हो जाता है। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें समूह जड़ता या भेड़चाल। ठीक है, तो समूह जड़ता या भेड़चाल इसका मतलब क्या होता है। तो कभी कभी कुछ प्रबंधक भेड़चाल का शिकार हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप एक के मना करने पर दूसरे भी परिवर्तन करने से इनकार कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे उनके साथ के जितने भी सहयोगी होते हैं, जितने भी साथ के कार्मिक होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ये सभी लोग मिलकर विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो प्रबंधक वर्ग भी इसी प्रकार से विरोध करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी एक प्रबंधक ने अगर मना किया, ठीक है, परिवर्तन का या परिवर्तन का विरोध किया, तो उसके साथ में जितने भी प्रबंधक थे सभी लोग वो विरोध करना शुरू कर देते हैं। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कड़वा या असफल अनुभव। तो जब वे देखते हैं, ठीक है, तो जब वे देखते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब वे देखते हैं कि जीवन में किए गए परिवर्तनों के कारण सदैव असफलता, हानि आदि ही हाथ लगी है, तो वे आगे भी सामान्य परिवर्तनों का भी विरोध करते हैं। ठीक है, तो उनका यह मानना है कि जितने भी परिवर्तन हुए हैं तो परिवर्तन से क्या हुआ है, तो ज़्यादातर उन्हें असफलता मिली है, उन्हें क्या मिला है, तो ज़्यादातर हानि हुई है, जिसके कारण ये लोग इसका विरोध करते हैं। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है प्रभावकारिता एवं शक्ति खोने का भय। तो कुछ प्रबंधक यह अनुभव करते हैं कि परिवर्तनों से उनकी अपनी प्रभावकारिता एवं शक्तियों में कमी आएगी, और इस भय के कारण वे लोग परिवर्तन का विरोध करते हैं।
फिर इसके बाद में अगला आ जाता है उत्तरदायित्वों के बढ़ने का भय। तो कुछ प्रबंधक परिवर्तनों का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि इस परिवर्तन से उनका उत्तरदायित्व और उनका कार्यभार अधिक बढ़ जाएगा, इस कारण से ये प्रबंधक लोग इसका विरोध करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए परिवर्तन के प्रबंधन का विरोध जो हो रहा है उसको कम कैसे करें। तो इसको कम करने के लिए कुछ उपाय होते हैं। तो पहला उपाय होता है प्रतिस्पर्धी भावना का विकास करना। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धी भावना का विकास करने से परिवर्तनों को करना आसान हो जाता है और जो भी परिवर्तनों को सर्वाधिक सफलता से लागू कर सके उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए। और ऐसा करने से परिवर्तनों पर प्रतिरोध नहीं होगा, परिवर्तनों का विरोध नहीं होगा, बल्कि लोग परिवर्तन के प्रति अपनी विशेष रुचि दिखाने लगेंगे। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है न्यूनतम सामाजिक परिवर्तन। तो यदि परिवर्तनों के कारण लोगों के आपसी सामाजिक संबंधों में बाधा उत्पन्न होती है तो उन्हें दूर करने का प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है, देखिए इसमें उचित समय। तो उचित समय यहां पर इसका तात्पर्य क्या है, तो देखिए इसमें तो परिवर्तनों की सफलता में समय का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः परिवर्तन कार्यक्रम उचित समय पर ही प्रारंभ किए जाने चाहिए। सोचने समझने के बाद ही परिवर्तन का समय निर्धारित करना चाहिए। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है एक उचित स्थान होना चाहिए। तो परिवर्तनों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए यह भी आवश्यक है कि उसे सही स्थान से लागू किया जाए। प्रबंधकों के कम विरोध हेतु समर्थक व्यक्तियों या विभागों से ही परिवर्तन लागू करने की योजना बनानी चाहिए। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है परिवर्तनों की उचित गति। तो इसमें देखिए तो अत्यधिक तीव्र गति से किए गए परिवर्तनों का प्राय अच्छा परिणाम नहीं होता और क्रमिक परिवर्तनों में थोड़ा समय अंतराल होना चाहिए ताकि लोग परिवर्तनों को स्वीकार कर सके। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला आ जाता है अस्थायी परिवर्तन। तो परिवर्तनों के विरोध को कम करने के लिए एक विकल्प यह अपनाया जा सकता है कि सभी परिवर्तनों या सभी परिवर्तन प्रभाव में अस्थायी रूप से लागू किए जाएं। फिर उसके बाद में उनको धीरे धीरे स्थायी कर दिया जाना चाहिए। अगला आ जाता है आर्थिक प्रेरणा। तो जब परिवर्तनों का विरोध आर्थिक हानि के भय से किया जाता है तो उस विरोध को आर्थिक प्रेरणा से दूर किया जा सकता है। अगर किसी कर्मचारी को या किसी कार्मिक को या किसी प्रबंधक को ऐसा लगता है कि परिवर्तन से हमें आर्थिक होने अर्थात सैलरी में कटौती हो सकती है या उनकी सैलरी कम की जा सकती है, ठीक है, तो फिर उन्हें आर्थिक रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्हें आर्थिक प्रेरणा से ऐसे समस्या को दूर किया जा सकता है। मतलब उनसे ये कहा जाए कि अगर आप इस काम को जितना शीघ्रता से सीखोगे तो उसके बदले आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा या ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ठीक है, या फिर उसका पुरस्कार मिलेगा। तो इस प्रकार से उन्हें अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद में अगला आता है विश्वास जागृत करना। तो यदि कर्मचारी अपने प्रबंधकों पर विश्वास करते हैं तो वे परिवर्तन को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, किंतु अविश्वास की स्थिति में वे परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो इसलिए प्रबंधकों को कर्मचारियों में विश्वास उत्पन्न करना चाहिए। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है उचित परिवर्तन, ठीक है। तो उन परिवर्तनों के प्रति लोगों में विरोध कम होता है जो उचित होते हैं। तो जो उचित परिवर्तन होते हैं उसका विरोध लोग कम करते हैं। तो जो अनुचित परिवर्तन होता है उसे कभी लागू ही नहीं करना चाहिए। ऐसा परिवर्तन नहीं करना चाहिए जिससे कार्मिक वर्ग को नुकसान हो, कार्मिक वर्ग इससे नाराज होता हो। तो इस प्रकार के परिवर्तन नहीं करना चाहिए। तो प्रबंधकों को समय एवं परिस्थितियों के अनुसार उचित परिवर्तन ही करना चाहिए और उचित परिवर्तन ही लागू करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए आगे अगला जाता है प्रभावकारी नेतृत्व। तो प्रभावकारी नेतृत्व इसका तात्पर्य क्या होता है, तो यह परिवर्तनों को लागू करने वाला एक महत्वपूर्ण उपाय होता है, ठीक है। और कुशल नेता, अब यहाँ पर नेता से मतलब क्या है, तो यहाँ पर नेता से मतलब राजनीतिक नेता ही नहीं है। यहाँ पर नेता से मतलब है कि जो भी संगठन को लीड करता है या जो भी संगठन का नेतृत्व करता है वह कहलाता है नेता। तो जो संगठन में पहल करता है वह होता है नेता। जैसे हम देखते हैं कि संगठन में, सरकारी संगठनों में
तो सरकारी संगठन में कलेक्टर अपने अधीनस्थों का नेता होता है। प्राइवेट संगठनों में एक प्रबंधक अपने जितने भी उसके अधीनस्थ होते हैं उनका नेता होता है। ठीक है, तो इसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी नेता होता है तो वह अपने अधीनस्थों या अनुयायियों का परिवर्तन प्रक्रिया में आसानी से सहयोग प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा कोई कार्य उसमें किया जाना चाहिए, मतलब जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वह ऐसी हो कि उसमें आसानी से जितने भी अधीनस्थ हैं ये उसमें सहयोग कर सके। इसके बाद फिर अगला आता है प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण से तात्पर्य क्या है, तो प्रबंधक लोगों को प्रशिक्षण देकर उन्हें परिवर्तन करने के लिए हमेशा तैयार करना चाहिए। ठीक है, बिना ट्रेनिंग दिए या उन्हें बिना प्रशिक्षित किए परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इसके बाद फिर अगला आ जाता है सहभागिता। तो परिवर्तनों का प्रतिरोध या परिवर्तनों का विरोध कम करने तथा परिवर्तनों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सहभागिता एक महत्वपूर्ण उपाय है। मतलब कि जब परिवर्तन को लागू किया जाता है तो जो भी कार्मिक है उनको उसमें सहभागी बनाया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें याद रखना है। तो अगर उपयुक्त प्रयासों के द्वारा परिवर्तनों को आसानी से लागू किया जा सकता है, तो ये जो प्रयास बताए गए हैं अगर इनको लागू किया जाए तो आसानी से कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ यह टॉपिक समाप्त हो जाता है। अब इसमें आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन और 11 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर लिखना होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। नमस्कार।